पिछली बार जैसे एआईएमआईएम के 4 प्रत्याशियों ने अपना पाला बदल लिया था और राजद का दामन थाम लिया था, तो अब उन सीटों पर कैसी चुनौती आ सकती है? देखिए, जिन सीटों पर पिछली बार एआईएमआईएम को जीत मिली थी, कोचाधामन, अमौर, जोकीहाट, बहादुरगंज और बायसी, ये 5 सीटें थी जहां से एआईएमआईएम चुनाव जीतने में सफल हुआ था। और यहां पर आप देखिए कि कोचाधामन में 72.4% मुस्लिम वोटर्स हैं, अमौर में 69.8% मुस्लिम वोटर्स हैं, जोकीहाट में 65.7% मुस्लिम वोटर्स हैं, बहादुरगंज में 66.7% मुस्लिम वोटर्स हैं और बायसी में 64.3% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो कहने का मतलब यह कि इन 5 सीटों पर जो है एआईएमआईएम जो है वो पूरा जोर लगाने जा रहा है, क्योंकि एक चुनौती उनके सामने है कि उनको एआईएमआईएम को, मतलब असदुद्दीन ओवैसी को, अख्तरुल ईमान को यह साबित करना है कि यह जीत पार्टी की थी या प्रत्याशियों की जीत थी। क्योंकि अगर इन सीटों पर परिणाम एआईएमआईएम के विपरीत जाता है तो यह बात साबित होती हुई दिखेगी कि यह जीत पार्टी की नहीं थी, उन प्रत्याशियों की जीत थी। और इस वजह से जो है इन सीटों पर एआईएमआईएम जो है ऑल आउट जाने वाला है, मतलब कि वो कोई कोर कसर जो है नहीं छोड़ेगा। कोचाधामन से सरवर आलम को एक मजबूत कैंडिडेट उतारा गया है और उनको उम्मीद है कि यहां पर सरवर आलम जो है वो करिश्मा कर सकते हैं कि एआईएमआईएम को जीत वो दिला दे। एक चीज ये दिखती है, अमौर से तो खुद अख्तरुल ईमान जो है वो चुनाव लड़ते हुए आपको दिखेंगे। जोकीहाट से पिछली बार देखिए तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज जो हैं वो एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे और वो चुनाव जीते थे, जो अब आरजेडी में हैं। तो अब मुर्शीद आलम को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। यहां पर जो तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे हैं सरफराज, वो भी चुनाव लड़ेंगे, ये भी बात तय है, वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जोकीहाट में एआईएमआईएम के सामने बड़ा चैलेंज है कि इस सीट को वो रिटेन कर पाता है या नहीं। हालांकि टेक्निकली अब वो आरजेडी के पास है, क्योंकि शाहनवाज आलम ने आरजेडी ज्वाइन कर ली थी। तो ऐसी परिस्थिति में मुर्शीद आलम और एआईएमआईएम और जो प्रदेश नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व है वो जोकीहाट पर फोकस करते हुए आपको दिखेंगे। बहादुरगंज में मोहम्मद अंजार नईमी चुनाव जीते थे 2020 में एआईएमआईएम के टिकट पर, और जब उन्होंने पाला बदला तो एक मजबूत कैंडिडेट की तलाश जो है वो मजलिस को थी। और इसी कड़ी में आप देखिएगा कि तौसीफ आलम को कांग्रेस से पार्टी में शामिल कराया गया और वहां पर जो है तौसीफ आलम को ही प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा आप देखें कि जो बायसी की सीट है जहां से सैयद रुकनुद्दीन अहमद चुनाव जीते थे, वहां पर गुलाम सरवर को जो है बायसी में प्रत्याशी बनाया गया है। यहां 64.3% वोटर्स हैं। तो यहां पर कोशिश होगी कि इस सीट पर भी पूरा जोर लगाया जाए। एआईएमआईएम इस स्थिति में नहीं है कि इनमें से किसी सीट को वो लूज करे, नहीं तो उस जीत को उस व्यक्ति की जीत से एसोसिएट किया जाएगा। इसलिए एआईएमआईएम इन सीटों पर तो जोर लगाने जा ही रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि जो जहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं वहां उनका स्ट्राइक रेट बेटर रहा है। तो 2 और सीटें हैं, बलरामपुर और किशनगंज की। ये जो 25 की सूची जारी हुई है उसमें बलरामपुर में 60.8% जो है मुस्लिम वोटर्स हैं और किशनगंज में 60.9% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर बलरामपुर में आदिल हसन को जो है वो प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन यहां भाकपा माले के कद्दावर नेता महबूब आलम, जो कि विधानसभा में अभी भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं, उनके खिलाफ एआईएमआईएम को चुनाव लड़ना है। तो यह भी एक चुनौती है उनके सामने कि वो कैसे वहां पर मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं। यह भी एक चीज जो है वो देखने की होगी। किशनगंज में
एडवोकेट शम्स आगाज को जो है टिकट दिया है एआईएमआईएम ने। पिछली बार कमरुल होदा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि जहां पर दूसरे स्थान पर एआईएमआईएम नहीं रहा, या तो जीता या फिर वो तीसरे स्थान पर चला गया, तो किशनगंज में जो है पिछली बार इजहारुल हुसैन कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, तो यहां पर कमरुल होदा तीसरे स्थान पर चले गए थे। फिर कमरुल होदा एआईएमआईएम छोड़कर जो है वो आरजेडी में शामिल हुए, फिर वो आरजेडी से कांग्रेस में शामिल हो गए और अब कांग्रेस की टिकट पर किशनगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने एडवोकेट शम्स आगाज को उतारा गया है। तो यहां पर चूंकि कमरुल होदा ने भी पाला बदला है, तो किशनगंज भी एक वो सीट है जहां पर एआईएमआईएम जो है अपना पूरा जोर लगाने जा रहा है। ये चीजें आपको यहां पर दिखेंगी। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए तो एक ढाका की सीट है जहां से राणा रणजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। यहां मुस्लिम वोटर्स 32% हैं। यह सीट बीजेपी के पास है। तो यहां जो एआईएमआईएम की स्ट्रैटेजी है, जो प्रत्याशियों की सूची हमने पढ़ी, उसमें आप देखिए तो एक राणा रणजीत सिंह और सिकंदरा से मनोज कुमार दास, ये दो हैं जो कि मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो नहीं हैं। तो अब यहां पर आप देखिए कि राणा रणजीत सिंह के लिए जो समीकरण देख रहा है एआईएमआईएम, वो मुस्लिम प्लस राजपूत का देख रहा है। क्योंकि ढाका में राजपूत वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, तो उनको उम्मीद है कि एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो ढाका में होगी। और अगर मुस्लिम वोट जो है एकजुट होकर राणा रंजीत को जाता है और फिर राणा रंजीत अपनी जाति के वोटरों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो एक जीत जो है ढाका में हासिल की जा सकती है। तो देखना है कि क्या ढाका एआईएमआईएम फतह कर पाता है। यह भी एक चुनौती जो है उनके पास है। इसके अलावा जो कुछ सीटें हैं जहां पर कि आपको उम्मीद है, उसमें एक अररिया की सीट है जहां 56.3% जो है मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां मोहम्मद मंजूर आलम को एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यहां से अबिदुर रहमान कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक हैं। पिछली बार 2020 में जब एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा था तो राशिद अनवर थे, उनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा था, 5% से कम वोट उनको आए थे। तो ये भी एक वो सीट है जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या तो अच्छी है, लेकिन जीत जो है वो कांग्रेस को मिली और एआईएमआईएम पीछे रहा, 5% से कम वोट। तो वही बात जो मैं आपको कह रहा था कि जहां पर भी मुस्लिम वोटर्स को यह लगता है कि फाइट जो है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच में है, तो वो जो है मजलिस को वोट न करके महागठबंधन को वोट करते हैं। अरारी उसका एक एग्जाम्पल आपको दिखेगा। तो ये ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर कि उनकी नजर होगी। और जिन 5 सीटों पर कोचाधामन, अमौर जो कि 8, बहादुरगंज और बायसी, इन 5 सीटों पर जो है पूरा जोर जो है वो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम लगाएगी। यहां वो चाहेगी कि फिर से पतंग उड़े, लेकिन जो महागठबंधन है उसकी कोशिश होगी कि जब पतंग उड़े तो वो अपने मांझे से उसकी डोर काट दें। ये कोशिश जो है वो महागठबंधन की होगी। इसके अलावा आप देखिए तो एक ठाकुरगंज की भी सीट है जहां 58% मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां पर भी एआईएमआईएम की नजर है। कस्बा एक सीट है, 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। केवटी है, 31% के आसपास जो है मुस्लिम वोटर्स है। तो ये कुछ सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम मुकाबले में आने की कोशिश करेगा, और जो कुछ सीटें हैं वहां पर वो अपना खेल बनाए न बनाए, किसी का बिगाड़ जरूर सकता है। और बिगाड़ने की बात आएगी तो महागठबंधन की बात बिगड़ेगी वैसी सीटों पर। तो एआईएमआईएम की पहली लिस्ट को देखकर ऐसा ही कुछ लगता है।